और चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काशी का दौरा है। दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौके पर मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तमाम दिग्गज यहां पर नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काशी दौरे पर रहे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके जस्ट बगल में आपको नजर आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट पर यह आरती की गई और तमाम कार्यक्रमों का आयोजन यह किया गया। और वहीं कन्नौज लोकसभा सीट पर प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और कानपुर देहात में आयोजित इस जनसभा में उनके निशाने पर कन्नौज सीट से प्रत्याशी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पहले अखिलेश यादव को मौका था तो वो कन्नौज के इत्र में बदबू फैलाने का काम कर रहे थे। में है और मोदी जी की जबरदस्त लहर है और देश की जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। अखिलेश जी कल आकर कह रहे थे कहीं कुछ नहीं है हमारा तो सब जय जय। 22 में भी यही कह रहे थे, 19 में भी यही कह रहे थे, 17 में भी यही कह रहे थे जब दो लड़के इकट्ठे हुए थे, 14 में तो सरकार में ही थे। कल फिर दोनों लोग इकट्ठे हुए। जब लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्याशी के मेहनत का चुनाव नहीं होता है, वो तो पब्लिक की मेहनत का चुनाव होता है। क्योंकि इतना बड़ा चुनाव होता है कि प्रत्याशी अकेले पहुंच ही नहीं सकता हजारों गाँव में। कुल मिलाकर ये चुनाव जनता लड़ती है और फिर जैसा कि जनता का कनेक्शन जो नरेंद्र मोदी जी से है, मोदी जी के प्रति जो लोगों का जो प्रेम है, जो विश्वास है, वो विश्वास चुनाव लड़ता है जनता के ऊपर और लोग मोदी जी के लिए चुनाव लड़ते हैं। 12-13 हजार वोटों से हराया था आपने डिम्पल को। अखिलेश को कितने वोटों से क्या लग रहा है? अब बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तब डिम्पल जी हारी थी, अपनी बसपा बाहर है तो चुनाव वोट तो सीधे कम कर देंगे। अच्छा, आपने जो अपने संबोधन के दरमियान सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला कि इस बार सरदार जो है गुंडों के सरदार को हराएंगे, क्या कुछ स्वाभाविक है ना कि अच्छा आज जिनकी सरकार में आज अगर उत्तर प्रदेश में अराजकता होगी उसके लिए दोषी कौन है? प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आज उत्तर प्रदेश से अराजकता समाप्त हुई है तो इसका श्रेय किसको गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्या गुंडा अगर नहीं है तो योगी आदित्यनाथ जी के कारण इसका श्रेय उन्हीं को तो जाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के बेगूसराय में भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर से यह दोहराया कि चुनाव राम भक्ति और रामद्रोहियों के बीच हो चुका है और साथ ही यह भी कहा कि रामद्रोही हैं उनका पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है। तो नए भारत का नया नए भारत का नया बिहार आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तब आतंकी घटनाएं घटित होती थी और जब आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात होती थी ये लोग क्या कहते थे आतंकवाद सीमा पार से है। एक ही बहाना होता था, सीमा पार से आतंकवाद। बहनों और भाइयों, आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं। जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहराइच में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मेगा रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन बेहतर सरकार बनाने के नहीं बल्कि अपने परिवार को बढ़ाने के लिए प्रयास में जुटा है।
पहले, दूसरे और तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज्यादा की बढ़त ले चुकी है और आगे आने वाले 4 चरणों में 200 और सीटें आ जाएंगी, 200 से अधिक, पूरा 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। और अखिलेश जी की पार्टी, कोई अखिलेश जी की पार्टी और अखिलेश जी का जिनके साथ गठबंधन है, कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये गठबंधन सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। ये केवल और केवल अपने परिवारों का, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। तुष्टीकरण की नीति को इन्होंने हावी किया है। उसी का परिणाम है कि देश के अंदर हिंदू जनसंख्या का लगातार उसमें कमी आई है। इनका देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक शासन रहा है, पूरा देश जानता है। कार सेवकों पर गोली चलाने का काम इनके शासन में हुआ है। राम के अस्तित्व को भी नकारने वाले ये लोग हैं, इसलिए सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। एक तरफ विरासत और सनातन दोनों को आगे बढ़ाने का, विकास को आगे बढ़ाने का मोदी जी, एनडीए और भाजपा है। दूसरी तरफ परिवारवादी दल हैं, तुष्टीकरण जिन्होंने किया है। अब ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, जबकि 400 के लगभग सीटें 2014 से लेकर 2024 तक लगातार 10 वर्षों के कालखंड में रही हैं। इस बड़े बहुमत से देश के अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, आगे भी ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे। आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं, संविधान को मानने वाले हैं। संविधान दिवस मनाने का काम भी मोदी जी के शासनकाल में ही हो रहा है। और लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यह किया गया, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने बीजेपी पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इस दौरान एक विवादित बयान देते हुए अभय दुबे ने कहा कि रक्षा मंत्री को हटाकर अग्निवीर स्कीम को हटाना है, और साथ ही यह भी कहा कि रक्षा मंत्री बराबर चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर भी भय देने उन्होंने कहा कि गठबंधन को इससे ताकत मिलेगी। कि इंडिया गठबंधन जो कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक मजबूत जो चुनाव लड़ रही है, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, उन घटक दलों में प्रमुख रूप से कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, किसान कांग्रेस, किसान यूनियन, लोक दल, अन्य सभी छोटे बड़े दल मिलाकर करीबन 33 से ज्यादा दल आज उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का साथ है। इन गठबंधन के इन सभी घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए आपस में बेहतर समझ बूझ और साथ में रणनीति बनाते समय आपस में चर्चा कर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक मजबूत चुनौती देते हुए इंडिया गठबंधन आज जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। और वे देवरिया से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और इस दौरान उन्होंने बताया कि अगर वो जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता देवरिया की गरिमा को वापस लाना है, देवरिया का चौमुखी विकास करना भी इसमें शामिल होगा। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देवरिया की घोर उपेक्षा की गई है। और वे इटावा के सपा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे के समर्थन में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने पार्टिसिपेट किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव बदलाव और परिवर्तन का चुनाव है। अखिलेश यादव की बात को दोहराते हुए कहा कि 400 पार का जो नारा दे रहे थे वो अब बंद हो गए हैं। आप सबको अपनी जिम्मेदारी इस चुनाव में निभानी है, क्योंकि आपका एक एक वोट जहां समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेगा, जहां गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगा। और अगर गठबंधन की सरकार बनती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी बहुत अधिक सीटों में चुनाव जीत रही है, लेकिन आपके एक एक वोट के योगदान से कहीं ना कहीं इटावा भी एक संदेश देने का काम करेगा पूरे देश को। और वे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर तरफ चुनावी माहौल है, और इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी और मोदी योगी के नाम की मेहंदी लगवाई है, जिसमें उन्होंने अपने आप को मोदी का परिवार तक बता दिया। वहीं 400 पार का नारा भी लिखवाया है। उनका कहना था कि जितना मोदी सरकार ने किया उतना किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। हम मुस्लिम महिलाएं मोदी के साथ हैं, और यदि दुआ भी करते हैं कि मोदी जी एक बार फिर से जीते और प्रधानमंत्री भी बने। आज हम लोगों ने मेहंदी से मोदी जी का नाम लिखाया है अपने हाथों पर, और हम लोग ने लिखाया है कि मैं मोदी का परिवार हूं, और मोदी जी को फिर से तिबारा लाने की कोशिश है हम लोगों की। और हर मुसलमान जो ये चाहता है कि मोदी फिर तीसरी बार
प्रधानमंत्री बने। क्या कुछ किया था उन्होंने, क्या किया है जो आप लोग इतना चाह रही हैं कि मोदी आए? पहली बात तो ट्रिपल तलाक है, जो हर महिला उससे खुश है। जो हर मुसलमान के घरों में बड़ी परेशानियां होती थी कि लड़कियों की शादी तो कर देते थे, मगर ये दिक्कतें होती थी कि आज तो लड़की को बिहार कई साल के बाद तलाक हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं थी। तो ट्रिपल तलाक निकलने से हम लोगों को ये सुविधा है कि अब वो तलाक नहीं हो रहा है। और धार्मिक जनसंख्या को लेकर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक जहां हिंदुओं की आबादी 65 सालों में तकरीबन 8% घटी है, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 83% का इजाफा इसमें देखने को मिला है। और इसी को लेकर मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान भी सामने आया, जिन्होंने मुस्लिम आरक्षण पर भी अपनी बात रखी है। देखिए, इसकी टाइमिंग देखिए क्या है। बीच इलेक्शन में ये रिपोर्ट आई है। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार और बीजेपी मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए, कम्युनलाइज कर दिया जाए और वोट पोलराइज कर दिया जाए। ये रिपोर्ट इन्होंने 2015 तक की दी है, 24 तक की क्यों नहीं दी? आप सबको मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट अब कम हो रहा है। 24 में जब 24 की जगह देंगे तो हमें उम्मीद है कि मुसलमानों की आबादी कंट्रोल में होगी और कम भी हो रही होगी। जब फर्टिलिटी रेट कम है तो नेचुरल आबादी भी कम होनी चाहिए। लेकिन क्यों इनके इलेक्शन है और इलेक्शन में ये सब चीज़ें लेके आ रहे हैं और उसमें हमें अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री के लेवल से ये सब बातें हो रही। और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और इसी कड़ी में एक नाम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का भी शामिल है, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की है, रामलला के सुगम दर्शन भी किए हैं। ये एक सनातन संघर्ष है, सात्विक संस्कृति का, दैव संस्कृति का और निशाचर संस्कृति का। समाजवादी पार्टी ये निशाचर संस्कृति का समर्थन करती है, जिहाद और जिहादियों का समर्थन करती है। वो मुसलमानों का उन मुद्दों पर भी तुष्टीकरण करती है जिसमें उनको टोकना चाहिए, जैसे आबादी का सवाल है, लव जिहाद का सवाल है, धर्मांतरण का सवाल है। मैं आज सामान्य लोगों की लाइन में लग करके दर्शन करके आया हूँ। थोड़ा समय लगा, थोड़ा भीड़ और धूप थी, और लोगों का उत्साह भी पूरा था और धैर्य भी। ये सूचना मिली कि अब आरती शुरू हो गई, आधा घंटा आगे मत बढ़िए, तो लोग जहाँ थे वहाँ रुके और जय श्री राम का नारा पूरे गगन में गूंजने लगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में अलग ही अंदाज में दिखे हैं राहुल गांधी, बच्चों को प्यार और दुलार करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।
आगामी 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच जनपद की सीमा सील कर दी गई है और ये सीमा 13 मई के मतदान समाप्त होने तक लगातार सील रहेगी और उसके बाद ही भारत नेपाल सीमा खुलेगी। इस चीज की जानकारी देते हुए डीएम मोनिका रानी ने बताया कि इस दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी तबीयत खराब है या जिसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसके लिए अधिकारियों को नामित कर दिया गया है, वो मेडिकल पास जारी करेंगे और उस मेडिकल पास के बाद ही भारत नेपाल सीमा के बीच आवागमन संभव हो सकेगा। इस प्रकार अब 13 मई के मतदान समाप्ति तक भारत नेपाल सीमा सील रहेगी। प्रयागराज की करैली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां करैली की पुलिस ने जहां चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। बता दें इन तीनों अभियुक्तों के आपराधिक लंबे चौड़े इतिहास भी हैं और सबसे बड़ी बात है इन्होंने 4 चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एसीपी पुष्कर वर्मा ने आज प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है। सबसे बड़ी बात है इनके पास से करीब 5.5 लाख रुपए के जेवरात व 1,35,000 नगद व 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व अवैध तमंचे और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये घटना को कारित करते थे वे काफी चौंकाने वाली। जहां भी ये घर को बंद देखते थे उसी समय उस जगह चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने आज प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है और साथ ही इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर इन्हें जेल भेज दिया है। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र विभिन्न समस्याओं को लेकर अपने कुलपति से मिलने के लिए जब वहां पहुंचे, जहां कुलपति ने उन छात्रों से मिलने से इनकार कर दिया। छात्रों में इसी बात को लेकर आक्रोश व्याप्त हो गया। आज जब छात्रों का आक्रोश देख एएमयू प्रशासनिक लोग वहां पर मौके पर पहुंच गए। वहीं छात्रों ने एएमयू प्रशासन से डीसी से मिलने के लिए काफी गुहार लगाई। गुहार लगाने के बाद भी छात्रों से मिलने को नहीं दिया। इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहीं न्यू प्रोडक्टर से जो है छात्रों की धक्का मुक्की और नोकझोंक भी की गई। इसी दौरान एक छात्र की हालत जो है बिगड़ गई और वो मूर्छित होकर गिर गया, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है और छात्र को उपचार के लिए तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया है, जहां छात्र की हालत जो है काफी देर इलाज के बाद सही हुई है, जिसको लेकर जो छात्रों में और भी आक्रोश बताया जाता है कि छात्रों का कहना यह है कि एएमयू में छात्र यूनियन को लेकर और विभिन्न समस्याओं को लेकर वो लगातार प्रोडक्टर से मांग कर रहे हैं कि वो वीसी जो नए मौजूद हैं उनसे हमारी मुलाकात की जाए, लेकिन मुलाकात ना होने पर छात्रों ने जो है नाराजगी जाहिर की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जुबानी हमले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ डिबेट में नहीं बैठ सकते, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने करारा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी क्या हमारे किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष के सामने राहुल गांधी 2 मिनट टिक नहीं सकते। प्रधानमंत्री मोदी से आज बात करने के लिए जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश लाइनों में खड़े हैं। वो सभी प्रधानमंत्री मोदी से बात करना चाहते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनके सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। प्रधानमंत्री मोदी तो छोड़ दीजिए, वो किसी भी जिले के जिला अध्यक्ष के सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते। ये बातें आज क्षेत्रीय प्रभारी संजय राय ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। दरअसल 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाराबंकी में कार्यक्रम है, जहां पर वो भाजपा प्रत्याशी राजरानी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसको लेकर आज पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी, जिसमें पहुंचे संजय राय ने भाजपा के पक्ष रखते हुए कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला बोला। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के लभारी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के लगे एटीएम में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर बामुश्किल काबू पाया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी ब्रांच मैनेजर से ली तो उन्होंने बताया कि लगभग एटीएम में 12 लाख रुपए का कैश था, जो कि जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। फिलहाल एटीएम में कितना कैश था और कितना कैश था इसके बारे में फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल बैंक मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है कि 12 लाख कैश जो था उसमें जलकर राख हुआ है।
फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर उसमें कैश कितना था। फिलहाल आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली जिले की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि सदर विधायिका अदिति सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने यह जिक्र किया है कि उसूलों से कोई समझौता नहीं। वहीं अगर बात की जाए तो आज रायबरेली जनपद में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिस जनसभा में भी अदिति सिंह ने दूरी बनाई रखी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 बार रायबरेली जनपद आ चुके हैं, लेकिन दोनों बार सदर विधायिका अदिति सिंह कार्यक्रमों में शिरकत नहीं की। यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रायबरेली आ चुके हैं और सदर विधायिका अदिति सिंह ने उस कार्यक्रम से भी दूरी बना रखी है। अब ऐसे में रायबरेली की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है।